तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ई गवर्नेंस एवं ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस की परिभाषा देख लेते हैं। देश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसमें सभी सरकारी कार्यों का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। भारत में ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत भारत सरकार सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। ई गवर्नमेंट के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? तो डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इंटरनेट गवर्नमेंट या कनेक्टेड गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस के पिलर क्या क्या हैं? तो पीपल, प्रोसेस, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। एक तो पीपल होने चाहिए, फिर प्रोसेस, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। फिर है ये स्कॉलर चैलेंज पुरस्कार 2021। तो 16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला। इसको पंचायती राज मंत्रालय को। ई गवर्नेंस योजना के चरण तो कंप्यूटरीकरण है, नेटवर्किंग है, ऑनलाइन उपस्थिति है और ऑनलाइन संपर्क है। ई गवर्नेंस का विकास एवं इतिहास तो 1969 में यूएसए के रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटरों के लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। तो कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया यूएसए के रक्षा विभाग के द्वारा। 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। 1970 में 1976 में एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई और देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। 1987 तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में निकनेट राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत की गई। फिर है 1988 में नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम की स्थापना की गई। कब? 1988 में। इसका कार्य क्या है? सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट के बीच संबंध स्थापित करना। फिर है 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई। सन 2000 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया, जिसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को हैदराबाद में स्थापित किया गया। 2005 में वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा indian.government.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। फिर है 2006 तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 2008 में भारत का पहला डेटा सेंटर हैदराबाद में प्रारंभ किया गया। 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। 2009 में 2014 में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है। 2016 में आईटी मंत्रालय को विभाजित कर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया। 2017 में पीएम डिजिटल या पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। 2021 में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की आधारशिला रखी गई। अब ई गवर्नेंस जो सर्विसेज होती हैं उसमें कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस चीजें शामिल हैं। तो कैशलेस तो इसमें पेमेंट गेटवेज होते हैं, हमने देखा है, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। फिर ई वॉलेट की सुविधा भी अब मिलने लगी है फोन पे, पेटीएम जैसे एक प्रकार से पेमेंट गेटवेज में। ई केवाईसी तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी भी हो जाती है। यूपीआई तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये। फिर है पेपरलेस तो डिजिटल लॉकर, आप जरूरत नहीं है बहुत सारे पेपर कैरी करने की, आप डिजिटल लॉकर में अपनी सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर है, ई फॉर्म, ई फाइलिंग है। फिर है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल रिकॉर्ड्स, तो ये सब आप कर सकते हैं। फेसलेस तो आधार लिंकेज है, ई केवाईसी है, ऑनलाइन कंप्लेन है और बायोमेट्रिक है। तो 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 25 और 26 अगस्त 2023 को इंदौर में आयोजित किया गया था। अब ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या हैं? तो प्रशासनिक कार्यों में तेजी, गुणवत्ता में सुधार, जनता की सरकारी आंकड़ों तक पहुंच, भ्रष्टाचार में कमी, पब्लिक और सरकार के मध्य पारदर्शी संवाद, व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन। चुनौतियां क्या हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट आदि की बुनियादी सुविधा का अभाव है, डेटा लीक की संभावना रहती है, साइबर थ्रेट तो आपने पढ़ा ही है अभी, साइबर क्राइम का खतरा है। ई गवर्नेंस में उपयोगी उपकरण की उच्च कीमत,
शैक्षणिक पिछड़ापन और जागरूकता में कमी। अब ई गवर्नेंस के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, फिर है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट G2G। तो किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना या सेवा के लिए किसी दूसरे सरकारी कार्यालय से संपर्क किया जाता है। तो किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना या सेवा के लिए किसी दूसरे सरकारी कार्यालय से जब संपर्क किया जाता है तो उसे G2G कहा जाता है। इसमें विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजना, वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सूचना उपलब्ध कराना। ये है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक वेबसाइट के माध्यम से एक गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फिर 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी अमृत काल डिजिटल इंडिया एट 100। गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो G2C में इसमें सरकार एवं नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। सरकार एवं नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इस सेवा के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, पब्लिक या बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करना, सूचना का अधिकार, IRTC, ये सब आप देखा ही होगा। तो इसमें आप वेबसाइट के माध्यम से गवर्नमेंट से आप और सिटीजन आपस में संपर्क या आपस में सुविधाएं लेते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसमें सरकार एवं व्यवसायियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस सुविधा के माध्यम से अब देश का कोई भी व्यवसायी अनेक प्रकार के सरकारी कार्यों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। GST के लिए पंजीकरण करवाना, किसी भी प्रकार के व्यापारिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना इत्यादि। फिर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो इसमें आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस से डील करती है, तो ये क्या कहलाता है? G2B। अब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो इसमें सरकार एवं उसके कर्मचारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें किसी भी विभाग की जानकारी को पोर्टल के माध्यम से दूसरे से साझा किया जाता है और सारा ऐप के माध्यम से राजस्व विभाग एवं कर्मचारी के मध्य समन्वय होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और एम्प्लॉय आपस में सीधा संपर्क साध रहे हैं। अब है प्रमुख ई गवर्नेंस से संबंधित ऐप। तो पहला है समाधान ऐप, चुनाव आयोग से संबंधित है। सारथी या मदद ऐप, ये रेलवे से संबंधित है। सी-विजिल ऐप चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज कराने से संबंधित है। रीयूनाइट ऐप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उत्तम ऐप मानव विकास मंत्रालय से संबंधित है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल संबंधी है। जनधन दर्शक ऐप, तो बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। सचेत ऐप बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आरंभ ऐप सड़क सुरक्षा हेतु। सागरवाणी ऐप, तो सागरी आपातकालीन चेतावनी हेतु। ई पाठशाला ऐप NCERT किताबों के लिए। फिर मेघदूत ऐप मौसम संबंधी पूर्वानुमान हेतु। ई साथी ऐप पुलिस सहायता संबंधित है ये। बाई ब्रेक ऐप रोजाना काम और दिनचर्या के साथ तालमेल बनाते हुए तनाव कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उमंग ऐप, तो सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। गर्व ऐप, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की निगरानी के लिए। दर्पण ऐप डाक बीमा हेतु। प्रमुख ई गवर्नेंस पोर्टल, तो PM दक्ष पोर्टल कौशल विकास पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये। ई सहज प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा हेतु। ई औषधि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निदान, तो बीमारियों की निगरानी हेतु। माई गवर्नमेंट पोर्टल सरकारी सेवाओं से संबंधित है ये। किसान पोर्टल किसानों की समस्याओं का समाधान हेतु। ई मंडी पोर्टल कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीद हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सगुन पोर्टल स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। भारत श्री, तो यह एक डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है जिसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। पेंसिल पोर्टल, ये बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। फिर सेज पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सेज पोर्टल का। गोवर्धन पोर्टल, तो जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तरंग ऐप, तो तरंग ऐप का उपयोग केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन पर निगरानी रखने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तामग्र जो पोर्टल है, ये बेसिकली इसका उपयोग क्या है, केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका खनन हेतु इसका उपयोग
होता है। दीप पोर्टल तो विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है ये। युक्तिधारा पोर्टल तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजना में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है युक्तिधारा पोर्टल का। पोषण ज्ञान पोर्टल तो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानकारी देने हेतु ये जारी किया जाता है। सेहत पोर्टल तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा तीनों सेनाओं के लिए टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट से बेसिकली सेवा है ये। सत्यभामा पोर्टल तो खनन मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सत्यभामा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। विभिन्न राज्यों की ई गवर्नेंस पहल या योजनाएं तो मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत है, ग्राम संपर्क है, हेड स्टार्ट है, परिवहन में स्मार्ट कार्ड, ई दक्ष समग्र पोर्टल, एमपी ऑनलाइन, राजस्थान में जन मित्र, लोक मित्र, ई मित्र, राजनिधि, उत्तर प्रदेश में संभव, महाराष्ट्र में सेतु, आंध्र प्रदेश में ई सेवा, भू भारती, सौकार्यम, फिर असम में है ई सुविधा धारणी या सॉरी धारित्री, आशा, संवाद, बिहार में एलेकॉन, स्कोर, छत्तीसगढ़ में खजाना कार्यालय, गोवा में धरानी परियोजना, गुजरात में महती शक्ति, निर्मल गुजरात, चिरंजीव योजना, हरियाणा में नई दिशा, जननी सुविधा योजना, हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र, जम्मू कश्मीर में डाक नेट या जन निगरानी, झारखंड में खजाना कंप्यूटरीकरण और सारथी, कर्नाटक में भूमि कावेरी कृषि मात्र वाहिनी, फिर ग्राम सेट है, उड़ीसा में ग्राम सेट है, तमिलनाडु में रेगीनेट या राशि मेम्स है, त्रिपुरा में ग्रामोदय अमर सरकार है, उत्तराखंड में सक्षम आरोही, फिर पंजाब में ई प्रापण है, केरल में आर्डिनेट है, पर्ल है, अक्षय है, आश्रय है, फ्रेंड्स है, शैली है, ई श्रृंखला है, अंडमान निकोबार में दीप भूमि है, चंडीगढ़ में ई संपर्क है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में सुविधा है, लक्षद्वीप में पोर्ट नेट एवं एवर अलर्ट है। अब ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल, किसी भी देश में ई गवर्नेंस की उपयोगिता एवं प्रसार को समझने के लिए ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। इस मॉडल में 1 से 6 चरण होते हैं। दो चरण वाले ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल तो उदाहरण है इसका रेडिक परिपक्वता मॉडल। इसमें 2 चरण होते हैं, कैटलॉगिंग यानी सूची निर्माण और फिर ट्रांजैक्शन लेन देन होता है। तो ये 2 चरण का ई गवर्नेंस पोर्टल है कि आप बेसिकली सुविधाओं को कैटलॉग की तरह जमाते हैं ना, कि ये सुविधाएं हमारे पास है और जो कस्टमर लेना चाहता है सुविधाएं तो वो पेमेंट कर देगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। 3 चरण वाले परिपक्वता मॉडल तो बर्ड बैंक परिपक्वता मॉडल से कहा जाता है। तो इसमें आप पब्लिश करते हैं चीजों को, फिर इंटरेक्ट करते हैं आप और फिर ट्रांजैक्ट करते हैं, खरीद लेते हैं। सिक्को परिपक्वता मॉडल भी है, तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन के माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं, फिर लेन देन की क्षमता, ट्रांजैक्शन इफिशियंसी और नागरिक सेवाओं में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेजन सेंट्रिक, ये बातें इसमें बेसिकली होती हैं। हार्वर्ड परिपक्वता मॉडल, इसमें भी 3 चरण है, पब्लिश है, इंटरेक्शन है और फिर ट्रांजैक्शन है। 4 चरण वाले परिपक्वता मॉडल तो गार्टनर परिपक्वता मॉडल है, इसमें इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया जाता है। फिर है खेती के लिए वरदान ऐप, खेती के लिए वरदान बनेगा बलराम ऐप। यह ऐप किसानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो है ना, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश के जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर है यूनाइटेड नेशन परिपक्वता मॉडल, तो इसमें भी 4 चरण है, पहला है इमर्जिंग इंफॉर्मेशन, नवीन सूचना का विकास, बढ़ती हुई सूचना, इनहैंस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फिर है ट्रांजैक्शनल सर्विसेज और फिर है सेवाओं का जुड़ाव, कनेक्टेड सर्विसेज। फिर है 5 चरण वाले परिपक्वता मॉडल, इसमें ली परिपक्वता मॉडल आता है। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रेजेंटिंग, दूसरा चरण है एसिमिलेटिंग यानी आत्मसात करना, फिर है रिफॉर्मिंग यानी सुधार करना, फिर मॉर्फिंग है यानी बदलाव करना और फिर है ई गवर्नेंस। हिलर एंड बेलेंगर परिपक्वता मॉडल, तो इसमें भी 5 चरण है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, लेन देन एंड ट्रांजैक्शन, इंटीग्रेशन और फिर है सहभागिता। विभिन्न मॉडल में प्रयुक्त हुए शब्दों के अर्थ, तो इंफॉर्मेशन, इसमें वेबसाइट के माध्यम से सरल जानकारी दी जाती है, इसे ब्रोशरवेयर के रूप में जाना जाता है। बातचीत, इस चरण में नागरिक, व्यवसाय एवं सरकार के बीच ईमेल और इंटरैक्टिव फीडबैक फॉर्म के रूप में संचार होता है। लेन देन, तो इसमें कर भुगतान, लाइसेंस रिन्यू, टेंडर, अनुबंध और नीलामी, बोली आदि के लिए आवेदन और लेन देन आदि को शामिल किया जाता है। परिवर्तन एंड ट्रांसफॉर्मेशन,
यह मॉडल का सबसे आखिरी एवं उच्चतम चरण होता है। इसमें सरकार मौजूदा कार्यक्रम और कार्यों को बदलने वाले बदलाव ला सकती है। इसमें पूरे सिस्टम को ई गवर्नेंस में बदल दिया जाता है और कुछ नवीन सूचनाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। ई गवर्नेंस एब्रीविएशन, ई गवर्नेंस एब्रीविएशन, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ई विजिल का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट सिटीजन फॉर आवर कंट्री। फिर है NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ई नैम तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई सेहत उसका फुल फॉर्म क्या है? सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सत्यभामा तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। प्राणा का क्या नाम है, या प्राण का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। प्रगति तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म है। मॉक इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। पेंसिल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। स्मार्ट गवर्नमेंट इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अन्य पहले तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल, इसका गठन 2006 में जुलाई 2006 में किया जाता है। यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। एमपी ऑनलाइन G2C, G2B और B2C का उदाहरण है, यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका ये उदाहरण है। फिर है भारत नेट प्रोजेक्ट, तो इसका प्रारंभ अक्टूबर 2011 में किया गया था। भारत नेट परियोजना का पूरा नाम क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, परंतु 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट रख दिया गया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है। फिर ई चौपाल, तो ई चौपाल ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। ICT लिमिटेड द्वारा कृषि आधारित व्यापार पहल है ये। पेंसिल, तो यह केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। ई कॉप्स, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु कंप्यूटरकृत योजना है ये। हेड स्टार्ट, तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के जन शिक्षा केंद्रों के सभी छात्रों को कंप्यूटर सक्षम शिक्षा एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करता है। फिर है ज्ञान दूत, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू राजस्व से संबंधित सेवाओं का प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। यह योजना धार जिले में वर्ष 2000 से प्रारंभ की गई थी। ग्राम संपर्क, तो संसाधन, बुनियादी सुविधाओं, सरकारी कार्यक्रमों के हितग्राहियों एवं जन शिकायत के संदर्भ में ग्राम संपर्क मध्य प्रदेश सरकार की एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहल है। स्वान, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत संचालित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में से एक है। इसे मार्च 2005 में मंजूरी दी गई। भूमि, कर्नाटक सरकार द्वारा भू अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए विकसित किया गया। अक्षय, तो केरल सरकार द्वारा 100% ई साक्षरता प्रदान करने की योजना है। लोक मित्र, तो हिमाचल प्रदेश में सूचना केंद्र के जरिए लोगों के मत विवादों का निपटारा करने हेतु ये योजना है। खजाना, तो कर्नाटक सरकार द्वारा G2G ई शासन पहल है, जिसे वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। प्रिया सॉफ्ट, यह पंचायती राज संस्थान का एक लेखा सॉफ्टवेयर है। प्लान प्लस, यह ये पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई सनद, तो वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन हेतु लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। डिजिटल इंडिया का पांचवा स्तंभ ई क्रांति को कहा जाता है। ई मित्र योजना सर्वप्रथम बेंगलुरु में प्रारंभ की गई थी। ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल जो इंडिया कार्यक्रम है, तो 1 जुलाई 2015 से इसको प्रारंभ किया जाता है। भारत को डिजिटल रूप से सख्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना इसका उद्देश्य था। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है: डिजिटल अवसंरचना, मार्ग पर शासन एवं सेवाएं और डिजिटल शक्तिकरण। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। पहला है ब्रॉडबैंड राजमार्ग, फिर है मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी,
ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण, नेट जीरो आयात लक्ष्य है इसका, नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये इसके स्तंभ। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस के जो पहले हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ई दक्ष, तो परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है, इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश ज्ञान दूत, इसकी शुरुआत जनवरी 2000 से होती है और इसकी शुरुआत धार जिले से की गई थी। यह एक सरकार से नागरिक इंटरनेट आधारित सेवा पोर्टल है। मध्य प्रदेश ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल बनाया है। यह मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट, उसका प्रारंभ 2000 में होता है, 2012 में होता है। तो मिशन क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP 2.0 के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए राज्य मिशन मोड परियोजनाएं हैं। ये जनवरी 2023 तक 548 सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के अंतर्गत आ गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ लोक सेवा केंद्रों का एक मजबूत एवं विश्वसनीय नेटवर्क स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में 430 लोक सेवा केंद्र स्थापित हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर तो 181 है, जुलाई 2014 से प्रारंभ किया गया है। तो केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और नागरिक सुविधा संपर्क प्रणाली है। मुख्यमंत्री जन सेवा काल पर सेवा, दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री जन सेवा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत एक अभिनव सार्वजनिक सेवा प्रणाली है ये। फिर है इसमें मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, तो ये 2017 से स्टार्ट होता है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड। तो इसमें विभिन्न प्रमुख योजनाओं, सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं आदि की प्रगति को ट्रैक करना इसका उद्देश्य है। फिर है मध्य प्रदेश विधानसभा में ई गवर्नेंस पहल, तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 2005 से स्टार्ट होता है। पूरे राज्य में डेटा, आवाज एवं वीडियो संचार के लिए राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया गया है। पंचलेखा 2005 से स्टार्ट होती है। यह एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। परख, तो बुनियादी सेवा प्रबंधन प्रणाली है ये। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की डिलीवरी के सुधार में करने के लिए परख शुरुआत की थी। परख प्रणाली को चलाया था। जल मुलायम फेमिस, तो यह जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। सामान्य सेवा केंद्र, मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस का विस्तार करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है। फिर संपत्ति पंजीकरण सूचना प्रणाली मॉड्यूल प्रिज्म, तो प्रिज्म परियोजना एकल खिड़की ई गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से उप पंजीयक संपत्ति का मूल्यांकन, पट्टे आदि कार्यालय की सभी गतिविधियों को स्वचालित करती है ये। फिर है समाधान ऑनलाइन, तो आवेदनों की प्रगति की निगरानी एवं ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी, तो मैप आईटी मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग की एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के विकास के लिए कार्य करता है। एमपी मोबाइल, तो एमपी मोबाइल राज्य की एक एम गवर्नेंस पहल है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को प्रदेश के हर कोने में प्रत्येक नागरिक तक पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से कम मूल्य पर उपलब्ध कराना है। प्रोजेक्ट विद्या, तो विद्या का पूरा नाम क्या है? वीडियो इंटरैक्टिव डिडैक्टिक्स फॉर योर अवेयरनेस। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ वर्चुअल रूप से उपस्थित होने और बातचीत करने की सुविधा के साथ साथ ब्लॉकों, जनजातीय क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में आईसीटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, इसका प्रारंभ जुलाई 2021 से होता है। यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। इसे नई शिक्षा नीति के अनुकूल तैयार किया गया है। हाल ही में यूजीसी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी स्कीम में छात्रों को आई कार्ड ऑनलाइन देने की सुविधा प्रारंभ की है। स्वयं, तो इसकी शुरुआत 9 जुलाई 2017 को होती है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यक्रम या पोर्टल है जिसे शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांत पहुंच, सुगमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। फिर है ई पाठशाला पोर्टल या ऐप, तो इसका प्रारंभ नवंबर 2015 में होता है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय
CIET और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म शैक्षणिक संसाधनों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें कक्षा 1 से 12 के लिए NCERT पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। उमंग ऐप, तो उमंग एक मोबाइल ऐप है जिसे डिजिटल इंडिया के तहत भारत में ई-गवर्नेंस चलाने के लिए बनाया गया है। उमंग ऐप को मेटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी एवं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। फिर उमंग का विस्तारित रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे पहली बार नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप पर फिलहाल जनवरी 2024 तक केंद्र और राज्यों की 207 विभागों की 1836 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुख हैं आधार सेवा, डिजी लॉकर, आयुष्मान भारत, भारत बिल पे, फिर है भारत गैस, भारतीय रेल, जीवन प्रमाण, CBSE, AICTE। फिर है ई प्रोक्योरमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक खरीद, जिसे ई खरीद या आपूर्तिकर्ता विनिमय के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन मंगाने, ऑर्डर करने और खरीदने की प्रक्रिया है। यह एक G2B, G2G और G2C का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के प्रमुख ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल हैं PMP टेंडर्स है, जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको कहते हैं, और फिर है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। फिर है मिशन मोड परियोजना। मिशन मोड परियोजना में 31 मिशन शामिल हैं, जिन्हें राज्य केंद्रीय में एकीकृत या समेकित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो केंद्रीय मिशन मोड प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या शामिल है? आयकर है, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर है, पासपोर्ट या वीजा प्रवास है, फिर MCA21 है, राष्ट्रीय ID है, पेंशन है, ई ऑफिस है, बैंकिंग है और बीमा है। राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट में कृषि एवं भूमि अभिलेख है, परिवहन है, राजकोष है, वाणिज्यिक कर है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, फिर है पंजीकरण, पुलिस, रोजगार कार्यालय और ई जिला है। समेकित मिशन मोड प्रोजेक्ट में ई बीज है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, इंडिया पोर्टल है, सामान्य सेवा केंद्र है, ईजी गेटवे है, ई प्रापण है और ई कार्यालय है, सॉरी ई न्यायालय है। इसमें से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो ट्रेजरी है, राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ट्रेजरी राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर राज्य डेटा सेंटर, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की ई गवर्नेंस पहल का समर्थन करने के लिए राज्य डेटा सेंटर को मुख्य बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में पहचाना गया है। G2G, G2C, G2B सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने के लिए सेवाओं, अनुप्रयोगों एवं बुनियादी ढांचे को समेकित करने के लिए राज्यों के लिए बनाए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 30 SDC को चालू घोषित किया गया है, इसमें 22 SDC क्लाउड सक्षम है। मध्य प्रदेश का SDC मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम भोपाल में स्थित है, जिसकी सहायक ऑपरेटर कंपनी HCL है। अब विगत वर्षों में आयोग ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं उनको देख लेते हैं चलते चलते। किसी भी गांव को मानचित्र पर उनकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से जियो सर्च द्वारा लगाया जा सकता है। जियो सर्च द्वारा। ई नाम का अर्थ है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है। डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ है? 9 है। जीवन प्रमाण एक पेंशन पोर्टल है। फिर है नेशनल इंफॉर्मेटिक या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई थी। भारत नेट परियोजना का पुराना नाम क्या था? OFC नेटवर्क, यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका पूरा नाम था। फिर MP टास्क, ये जनजातीय मामले विभाग से संबंधित है। भीम ऐप, ये डिजिटल भुगतान से संबंधित है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जियो फॉरेस्ट है। प्रोजेक्ट फ्रेंड्स केरल राज्य से संबंधित है। ई बीज पोर्टल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा NMEICT परियोजना शिक्षण विभाग या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए प्रारंभ की गई है। फुल फॉर्म क्या है NMEICT का? तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए बुनियादी आवश्यकता ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा, ICT यानी साक्षर नागरिकता। फिर है ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन, तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना। IRCTC पोर्टल से संबंधित है। G2C राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई।
एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट संबंधित है ट्रेजरी से। मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना। फिर ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, कोविन पोर्टल और दीक्षा ऐप, ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको होप कि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करने का प्रयास करें। चैनल की आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं और थैंक्स बटन है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।